स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया की और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की कि विस्फोटक से लदी हुंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों से सैंपल से 100% मैच कर गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए कार विस्फोट को जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया। सरकार ने इसी के साथ जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो इस मामले की अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से जांच करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की गई नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली धमाके के तार लखनऊ से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। लखनऊ की रहने वाली शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब उसके भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद के खंदावली गांव में एनएसजी टीम स्निफर डॉग के साथ जांच करने पहुंची। पुलिस ने यहां से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जब्त की है। उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, पीएटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम, शोपियां जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से ज्यादा जेईआई ठिकानों पर छापे मारे। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकवादियों के समर्थकों और सहयोगियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। आतंकवादी समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करने के जिलाव्यापी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान एसएसपी डोडा के नेतृत्व में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। पूर्व में आतंकवादी गतिविधियों और निगरानी में रखे गए लोगों से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में हुए धमाके को आतंकी हमला करार दिया और उन्होंने इस आतंकी घटना की जांच में भारत के पेशेवर रवैये की भी तारीफ की। कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि हमने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत ने कहा कि वो खुद जांच करने में सक्षम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई आउटरीच सत्र में भाग लिया और भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर जयशंकर ने बैठक के दौरान कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने, स्थिरता बढ़ाने और लचीलापन विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र से इतर अपने यूक्रेनी और सऊदी समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। इस दौरान हालिया घटनाक्रमों और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। ये पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत योग्य निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई और गैर एमएसएमई दोनों शामिल हैं, 20,000 करोड़ रुपए तक का बिना ऋण समर्थन प्राप्त किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक खनिजों ग्रेफाइट, सीजियम, रूबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है।
नई दरों के तहत सीजियम और रुबिडियम पर 2%, जिरकोनियम पर 1% और ग्रेफाइट पर उसकी गुणवत्ता के अनुसार 2 से 4% तक की रॉयल्टी तय की गई। बोत्सवाना में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत एक औपचारिक कार्यक्रम में 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए सौंपेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी बोत्सवाना समकक्ष डूमा बोको के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई। प्रोजेक्ट चीता एक अनूठी पहल, जिसका उद्देश्य दशकों बाद चीतों को भारत में फिर से लाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल होगी। वोटों की गिनती 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। दो चरणों में हुए मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। बिहार में दोनों ही चरणों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, तो महिलाओं ने भी रिकॉर्ड वोटिंग की है। दोनों चरणों को मिलाकर करीब 67% मतदान हुआ। एसआईआर को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में कई चरणों में मतदान होने का फायदा उठाकर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मृत मतदाताओं के नामों का इस्तेमाल करके वोट डालते हैं। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में षड्यंत्र के तहत एसआईआर करने नहीं देना चाहती। भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई। टीबी के मामले साल 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर वर्ष 2024 में 187 मामले रह गई है। ये गिरावट वैश्विक औसत दर से लगभग दोगुनी है। टीबी कार्यक्रम का वार्षिक बजट पिछले 9 वर्षों में 10 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे नवीन रोकथाम उपायों, डायग्नोस्टिक उपकरणों, उपचार पद्धतियों और सामाजिक सहायता योजनाओं की शुरुआत संभव हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि नर्स देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और उसके सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नर्सें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए संसद ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की है। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सदस्यों की लिस्ट में लोकसभा के से 21 और राज्यसभा से 10 लोग शामिल किए गए। इस समिति में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके शामिल नहीं हुई है, जबकि एनसीपी और एआईएमआईएम इस समिति में शामिल है। नई दिल्ली के आकाशवाणी प्रसारण भवन में लोक सेवा प्रसारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस साल गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट सुमित सबरवाल के पिता याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में हादसे की रिटायर्ड जज की निगरानी में नए सिरे से निष्पक्ष पारदर्शी जांच कराए जाने की मांग की गई है। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नवलखा ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में दर्ज यूएपीए मामले को रद्द करने की मांग की है। राजनीतिक पार्टियों के सत्ता में वापस आते ही अपने नेताओं के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने के चलन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा। 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ओडिशा के कटक में अग्निशमन सेवा दल ने वाली यात्रा के दौरान झूले पर 60 फुट की ऊंचाई पर तकनीकी खराबी आने से फंसे 8 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया। अग्निशमन अधिकारी पीके जैना ने बताया कि रेस्क्यू बहुत चुनौतीपूर्ण था। हमने सुनिश्चित किया कि झूले पर फंसे लोग घबराए नहीं। हमने 8 लोगों को एक एक करके रेस्क्यू किया।
दिल्ली के थाना आनंद पर्वत के अंतर्गत रामजस ग्राउंड के पास जंगल में आग लगने की घटना सामने आई। फायर टेंडर की गाड़ियां आग को काबू करने का प्रयास कर रही हैं। जैसलमेर में भारतीय सेना का अखंड प्रहार युद्धाभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास के अंतर्गत किया गया, जहां रुद्र ब्रिगेड के जवानों ने रेगिस्तान में अपना रौद्र रूप दिखाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस राज्य सरकार और प्रवासी समुदाय के बीच मजबूत जुड़ाव का प्रतीक है। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार हो गया। शिवसेना यूबीटी ने अपने जालना जिला प्रमुख भास्कर अंबेकर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 0.25 रह गई है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मुद्रास्फीति दर 0.25% रही, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में ये 0.88% रही। खाद्य मुद्रास्फीति ग्रामीण इलाकों में 4.85% और शहरी क्षेत्रों में 5.18% दर्ज की गई। इन आंकड़ों का मतलब है कि खाद्य वस्तुओं के दाम पिछले वर्ष की तुलना में घटे हैं। ये गिरावट मुख्य रूप से GST में कटौती, अनुकूल आधार प्रभाव, तेल, वसा, सब्जियों, फल, अंडा, अनाज उत्पाद, परिवहन एवं संचार जैसी श्रेणियों में आई है। नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर 30वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 4 अरब 85 करोड़ रुपए के कुल निवेश से देश भर में 4 हाइड्रोजन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।
सम्मेलन में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद वाई नायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि भारत साल 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन की 10% मांग को पूरा करने की राह पर है। नई दिल्ली के यशोभूमि में ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। ये कॉन्क्लेव भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री के जनजातीय गौरव और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम भी शामिल हुए। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में बनी हुई वस्तु विश्व भर में जाए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों में के मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के सदस्यों और प्रमुख व्यावसायिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने USISPF सदस्यों और व्यावसायिक नेताओं से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना की और कहा कि वैश्विक निवेशक समुदाय भारत के भविष्य में निरंतर विश्वास व्यक्त कर रहा है। संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मातावाड़ी पर्यटन सर्किट के विकास पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी शामिल हुए। बैठक में अगरतला हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने, नीरमहल, तेपनिया, जम्पुईपुरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों का पुनर्निर्माण करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से जम्बूर द्वीपों का विकास करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। रक्षा क्षमता विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग विषय पर दिल्ली रक्षा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा उत्पादन सचिव ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स के साथ गहन सहयोग का आह्वान किया। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन किया गया। इस बैठक में वित्तीय प्रदर्शन, परिसंपत्ति गुणवत्ता, वसूली और समाधान, डिजिटल परिवर्तन और सरकारी प्रमुख योजनाओं की प्रगति सहित प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की गई। बैंकिंग में मानव AI अभिसरण विषय पर भी चर्चा हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक के दौरान जन समर्थन पोर्टल पर स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी की शुरुआत की गई। इसे IBA भारतीय गुणवत्ता परिषद और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गुणवत्ता और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से अंतर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुणवत्ता मंथन का आयोजन किया। IIT जोधपुर संस्थान ने किफायती स्वास्थ्य सेवा, गहन तकनीक, हरित नवाचार, 3D प्रिंटिंग, AI संचालित उपकरण और डिजिटल शिक्षण उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 45 से अधिक स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक अनुमोदन पत्र में LPG एजेंसी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करने का दावा किया गया, जिसका खंडन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने अपने फैक्ट चेक में किया। एक दैनिक समाचार पत्र में छपे एक लेख में किए दावे को भी PIB ने फैक्ट चेक में पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया। लेख में दावा किया कि भारत निष्क्रिय हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है। अमेरिका में 43 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने फंडिंग बिल को 222-209 के मतों से मंजूरी दे दी। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए और अमेरिकी सरकार औपचारिक रूप से अब दोबारा खुल गई। शटडाउन खत्म होने के बाद संघीय सेवाएं फिर से चालू होंगी। इससे लाखों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलेगा और कई जरूरी सेवाओं में आई बाधा भी दूर होगी। अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने स्पष्ट किया कि नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से में किसी तरह का नरसंहार नहीं हो रहा। यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि नाइजीरिया की स्थिति की तुलना सूडान या कांगो में हुए अत्याचारों से नहीं की जा सकती। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में बहुत बड़ी संख्या में ईसाइयों की हत्या की जा रही है।
इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के चुनाव में पहला स्थान हासिल किया। हालांकि बहुमत नहीं मिलने से 329 सदस्य इराक की संसद में कोई भी दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता। इजरायल ने कहा कि उसने जिकिम क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है ताकि मानवीय सहायता देने के लिए ट्रकों को उत्तरी गाजा में प्रवेश मिल सके। बयान में कहा गया कि ये सहायता संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने इजरायल से उत्तरी गाजा में सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए रास्ता देने का आग्रह किया। पेरू के अरेक्विपा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बस के एक पिकअप ट्रक से टकराने के बाद खाई में गिर जाने से दुर्घटना हुई। कुल 26 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें 3 की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि पेरू के पर्वतीय क्षेत्रों में खराब सड़कों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में कई हादसे हो चुके हैं और इन हादसों के बाद 36 शव खाई से निकाले जा चुके हैं, जबकि एक शख्स ने स्वास्थ्य केंद्र में आने के बाद दम तोड़ा। मैक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में ने मंगलवार को ओलंपिक स्टेडियम में बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र खोला। मौसमी बीमारियों से सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा यह अभियान शुक्रवार 14 नवंबर तक चलेगा। इसमें खसरा, रूबेला और गलसुआ से निपटने के लिए बूस्टर डोज दी जा रही है। इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल के टीके को भी इसमें शामिल किया गया। स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों के समर्थन से चल रहे प्रयास में अब तक 10,500 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 27,000 से अधिक डोज भी लगाई जा चुकी है। अटलांटा फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष राफेल बोस्टिक ने 28 फरवरी 2026 को अपने वर्तमान कार्यकाल के अंत में सेवानिवृत्त होने का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेड पर अधिक प्रभाव डालने के प्रयासों के बीच बोस्टिक ने सेवानिवृत्त की घोषणा की है। इस्लामाबाद में हुए भीषण बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए मौजूदा श्रीलंका टीम के 8 खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से अपने देश लौटने की इच्छा जताई। श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें फिलहाल तय कार्यक्रम के अनुसार सीरीज जारी रखने का भी निर्देश दिया है। फिडे शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा और पेंटाला हरिकृष्णा आज गोवा में राउंड 4 के टाई ब्रेक खेलेंगे। खेल दोपहर 3 बजे शुरू होंगे। फिडे शतरंज विश्व कप में अर्जुन एरिगेसी ने हंगरी के पीटर लेको के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद ड्रॉ खेला, जबकि प्रज्ञानंदा ने रूस के डेनियल डुबोव के खिलाफ ड्रॉ खेला। भारत के अभिषेक वर्मा और दीपशिखा की जोड़ी बांग्लादेश में चल रही एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के कंपाउंड मिक्स्ड टीम के फाइनल में पहुंच गई है। आज फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए इस जोड़ी का सामना बांग्लादेश की जोड़ी से होगा। एशियाई खेल 2014 के कांस्य पदक विजेता भारत के तार गोला फेंक खिलाड़ी मंजू वाला पर नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने 2024 में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए पॉजिटिव परीक्षण के बाद 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। एशियाई खेल 2014 में कांस्य पदक विजेता मंजू का स्टेरॉयड और लिंगेट्रोल के लिए परीक्षण पॉजिटिव पाया गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पिछले साल सितंबर में उनके डोपिंग में असफल होने की जानकारी सार्वजनिक की थी। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। शेफाली वर्मा को 2.5 करोड़ रुपए के कैश, अवार्ड और ग्रेड ए प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया। हरियाणा महिला आयोग ने वनडे विश्व कप का खिताब जीतने वाली शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद काफी अच्छा लगा। राज्य सरकार हमेशा खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत के उभरते बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टी20 बल्लेबाजों की सूची में 8 स्थान की छलांग लगाई है। गिल अब 22वें स्थान पर पहुंच चुके हैं।
वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी शीर्ष 10 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जबकि कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष 20 में बने हुए हैं। टी20 रैंकिंग में गिल के अलावा भारत के सूर्य कुमार यादव अभी भी नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं, तो वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई भी टॉप 10 में हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन EPM को मंजूरी दी है। सरकार ने यह कदम भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से MSME, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम प्रधान सेक्टर्स को और मजबूत बनाने के लिए उठाया। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस फैसले की भी सराहना की। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वैश्विक बाजार में मेक इन इंडिया की गूंज को और बुलंद करने की दिशा में भी यह बड़ा कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी EPM को मंजूरी दे दी है। ये मिशन भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs, पहली बार निर्यात करने वाले और तथा श्रम प्रधान क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। ये मिशन प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाकर ऐसा तंत्र तैयार करेगा जो परिणाम उन्मुख और प्रभावी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की तारीफ की है। कैबिनेट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को बीते कल मंजूरी दी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।